हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज हम डे 7 चैप्टर 7 की रिवीजन करने वाले हैं, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इसकी वेटेज के हिसाब से, क्योंकि सैंपल पेपर में इस चैप्टर से 13 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं और वो क्वेश्चंस किन टॉपिक्स से हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, ये सब मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ in the video lecture which is related to the discussion of the sample papers। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है या जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है रिगार्डिंग द 11th क्लास सैंपल पेपर्स वो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। उसके अलावा जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ चैप्टर 7 वो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि उसे पहले देख लीजिए, क्योंकि बच्चों रिवीजन और एक्सप्लेनेशन में फर्क होता है। एक्सप्लेनेशन में मैंने एक एक माइन्यूटेस्ट पॉइंट जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन जब हम रिवीजन करते हैं तो हम सिर्फ कीवर्ड्स और की पॉइंट्स को रिकैप करते हैं। आज के चैप्टर की रिवीजन वीडियो देखने से पहले आप पहले इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट भी देख लीजिए। मैं लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, सैंपल पेपर का भी और एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेरियस टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर की भी। और आज की वीडियो को भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एंड तक देखिएगा, क्योंकि एवरीथिंग, व्हाट आर द नंबर ऑफ टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें से हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनुअल एग्जाम में, कितने मार्क्स के किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन्हें हमें कैसे आंसर करना है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, everything we are going to discuss today. So watch the video till the end so that you don't miss even a single point for the smart and fast forward revision of chapter 7 sources of business finance. सबसे पहले बच्चों, जैसे मैं हर चैप्टर के रिवीजन में शुरू में ही आपको बता देती हूं कि टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स इस चैप्टर में कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। टोटल 11 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, उनके मैंने नाम लिख दिए हैं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस, फिर उसके बाद वेरियस सोर्सेज जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स, डिबेंचर्स, public deposit, straight credit, intercorporate deposit, difference between own funds and borrowed funds, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो इस चैप्टर में कवर्ड अप हैं। और जो मैंने ब्लू कलर से मार्क कर रखे हैं वो टॉपिक्स हैं जिन पर से सैंपल पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सैंपल पेपर करंट ईयर का दे रखा है उसमें 13 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर्स भी लिख दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 6 नंबर का। और कौन कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। पब्लिक डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग्स, ओन एंड बोरोड फंड्स एंड नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ ही टॉपिक्स ऐसे बचे हैं जिस पर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन वो टॉपिक्स अनइम्पॉर्टेंट हैं ऐसा हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं। 1 से लेके 6 नंबर तक किसी भी टॉपिक पे इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके लिए जरूरी है कि हर एक टॉपिक जो है उसको आप पहले लर्न करें, एनसीईआरटी से उसकी रीडिंग करें, सारे वीडियो लेक्चर्स देखें और फिर आज का रिवीजन वीडियो देखें। उसके बाद आपको एक एक माइन्यूटेस्ट पॉइंट और कीवर्ड उस टॉपिक से रिलेटेड याद हो जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर any type of a question that is going to put up to you in the annual exams। तो चलिए सबसे पहले जो बेसिक टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज द बिजनेस फाइनेंस एंड इट्स नेचर, उसके हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? दैट द फंड्स रिक्वायर्ड बाय एनी बिजनेस टू कैरी आउट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड द बिजनेस फाइनेंस। बट ये जो चैप्टर है चैप्टर 7, ये स्पेसिफिकली कंपनी के फाइनेंस से रिलेटेड है। व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हम इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं समराइज करके, जिससे आप नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नंबर 1, इट इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस। नंबर 2, इट इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। नंबर 3, इट इज अवेलेबल थ्रू वेरियस सोर्सेज एंड नंबर 4, इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। तो आप ये कीवर्ड्स देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट
कि क्या 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि हर तरह के बिजनेस के लिए बिजनेस फाइनेंस चाहिए होता है, इसके वेरियस पर्पसेस होते हैं जिसके लिए बिजनेस फाइनेंस चाहिए होता है, वेरियस सोर्सेज होते हैं जहां से बिजनेस फाइनेंस अवेलेबल होता है, और वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिन पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस फाइनेंस डिपेंडेंट होती हैं। और छोटे छोटे से कीवर्ड्स मैंने लिख दिए हैं जिन कीवर्ड्स के थ्रू आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या कीवर्ड्स लेकर एक्सप्लेन करेंगे, दैट इट इज अ लाइफ ब्लड फॉर एवरी बिजनेस। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह से बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत होती है। And every type of a business, whether big or small or trading or manufacturing, every business requires the money to carry out its activities. This is how you will explain the first point, that it is essential requirement of every business. दूसरे पॉइंट को आप किन कीवर्ड से एक्सप्लेन करेंगे, पर्पसेस बताएंगे कि लॉन्ग टर्म पर्पस होता है, मीडियम टर्म पर्पस होता है, शॉर्ट टर्म पर्पस होता है, फिक्स कैपिटल के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। तो किन किन रिक्वायरमेंट्स के लिए फंड चाहिए होते हैं ये आप सेकेंड पॉइंट में इन कीवर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 3 सोर्सेस, जो अभी हम एक एक इंडिविजुअल सोर्स ओन फंड्स की कैटेगरी और बोरोड फंड्स की कैटेगरी में पढ़ेंगे, उसको आप थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे। दैट वेरियस सोर्सेज विच आर अवेलेबल फॉर द फंड्स आर द ओन फंड्स और द बोरोड फंड्स। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि इट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। तो जब हम फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अभी डिस्कस करेंगे तो अभी हम उन फैक्टर्स को देखेंगे कि नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, साइज ऑफ बिजनेस के हिसाब से, जिस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए होती है बिजनेस में, जिस तरह की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या जो टर्नओवर होता है बिजनेस का, उसके ऊपर जो है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स डिपेंडेंट होती हैं। तो उन फैक्टर्स के थ्रू आप ये फोर्थ फीचर इसका एक्सप्लेन करेंगे, दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। तो आपसे मैं हमेशा कहती हूं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने पास पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि कौन से कीवर्ड्स के थ्रू आप फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे बिजनेस फाइनेंस के। और अब हम डिस्कस करेंगे नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसको हम दो तरह की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। और इसी टॉपिक पे से 6 नंबर का एक लेंथी क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो इसको भी मैंने कंपैरिजन के फॉर्म में पॉइंट्स के बेसिस लेकर इन दोनों को एक्सप्लेन करा है। तो ये कीवर्ड्स, ये बेसिस ऑफ कंपैरिजन, ये जो पॉइंट्स मैं अंडरलाइन करती रहूंगी साथ साथ, ये सब आप ध्यान से सुनेंगे और अपने पास नोट भी करेंगे, जिससे आप इसके कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो जो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस है उसको हम उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे कि जो फाइनेंस है, जो अभी हमने फीचर में देखा, वो फिक्स कैपिटल के लिए भी चाहिए होता है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए भी चाहिए होता है। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, इन दोनों का मीनिंग, कितनी ड्यूरेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनके एग्जाम्पल्स और कौन से फैक्टर्स पे ये रिक्वायरमेंट्स डिपेंडेंट होती हैं, इसी से हम इन दोनों का एक्सप्लेनेशन जो है वो अंडरस्टैंड भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मीनिंग के बेसिस पे आप डिफाइन करेंगे दैट द फंड्स रिक्वायर्ड टू परचेज द फिक्स्ड एसेट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। Number 2, duration. The funds required for the long term and the medium term are the fixed capital requirements and the funds required for the short term are working capital requirements. Number 3, examples मैंने यहाँ पर लिए हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए या असेट्स परचेज करने के लिए कौन से असेट्स, फिक्स असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। तो फिक्स असेट्स परचेज करने के लिए या ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो फंड्स चाहिए होते हैं, ये एग्जांपल्स हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के। और जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, करंट असेट्स होल्ड करने के लिए जो फंड्स चाहिए होते हैं, लाइक डेटर्स, रिसीवेबल, स्टॉक, ये एग्जांपल्स हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की। उसके बाद फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। यहां पर मैंने कुछ फैक्टर्स जो हैं वो एरोस के थ्रू एक्सप्लेन करे हैं। आप इस तरह के एरोस नहीं बनाएंगे, आप इसमें हाई और लो करके लिखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये एरोस बनाए हैं कि अगर नेचर ऑफ बिजनेस पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती हैं तो आप बताएंगे कि अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होंगी और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ज्यादा होंगी।
अगर साइज पे डिपेंड करती है तो स्मॉल बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होंगी, लार्ज बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होंगी। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के हिसाब से अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो अगर बिजनेस एक्सपैंड एंड ग्रो होने वाला है तो उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी एट द टाइम ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। बिल्कुल उसी तरह से मैंने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स के भी फैक्टर्स लिख रखे हैं। पहला फैक्टर मैंने लिखा है सेल्स, तो कैश सेल्स अगर होंगी तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होंगी क्योंकि पैसा का फ्लो आता रहेगा, और अगर क्रेडिट सेल्स होंगी तो फंड्स ब्लॉक हो जाएंगे और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी। इसी तरह से टर्नओवर, अगर टर्नओवर स्लो स्पीड से होता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, और टर्नओवर अगर फास्ट स्पीड से होता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं। यहां पर भी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन फैक्टर है। अगर कंपनी ग्रो एंड एक्सपैंड होती है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स तो ज्यादा होती ही होती हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी उस कंपनी की बढ़ जाती हैं। तो सैंपल पेपर में यही 6 नंबर का क्वेश्चन आया था जिसमें बताया था कि कंपनी एक्सपैंड एंड ग्रो हो रही है तो उसको प्लांट एंड मशीनरी के लिए भी पैसा चाहिए और उसको रन और ऑपरेट करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो दो तरह की रिक्वायरमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करके उन दोनों को एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना था, जो कि आपको फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताना था। और फिर उसके बी पार्ट में आपसे पूछा है कि कौन कौन से फैक्टर्स इन दोनों तरह की रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। तो 2 फैक्टर्स आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिखने हैं और 2 फैक्टर्स आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिखने हैं। तो बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस में आप उस 6 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ही प्रेजेंटेबल मैनर में इन कीवर्ड्स और पॉइंट्स की हेल्प से आंसर कर सकते हैं। और 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे किसी भी दूसरे टॉपिक पे भी पूछा जा सकता है। ओन्ड और बोरोड फंड्स पे कंपैरिजन आपसे 6 नंबर का पूछा जा सकता है। किसी भी तरह के 3 टाइप्स ऑफ ओन फंड्स का एक्सप्लेनेशन आपसे 6 नंबर में पूछा जा सकता है। किसी भी तरह के 3 तरह के बोरोड फंड्स का एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है। कोई भी पर्टिकुलर केस स्टडी आ सकती है जिसमें आपको पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस आइडेंटिफाई करना होगा बाय कोटिंग द लाइंस। तो अगर आप ईच एंड एवरी सोर्स को अच्छे से उसके कीवर्ड्स और की पॉइंट्स जो हैं वो याद रख लेंगे तो आप उस तरह की केस स्टडी, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से आंसर कर पाएंगे। So let's now discuss the key points of each and every source of finance that you have to remember and learn. बच्चों टोटल 9 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं जो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स। हर एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस के आगे मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स लिख दिए हैं। उन्हीं कीवर्ड्स की हेल्प से हम इनका रिवीजन करेंगे और उन्हीं कीवर्ड्स की हेल्प से आप इसके पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे। तो ये जो पहले 3 है ये ओन फंड्स की कैटेगरी में आते हैं और ये जो बाकी के ब्लैक कलर से मैंने लिख रखे हैं ये बोरोड फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। ईच एंड स्पेसिफिक सोर्स से रिलेटेड अब कीवर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो है उनसे जो कैपिटल आता है उसे हम कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, उनको हम रेजिडुअल ओनर्स कहते हैं क्योंकि उनको सबसे लास्ट में पेमेंट की जाती है आफ्टर ऑल द पेमेंट्स मेड बाय द कंपनी, इंटरेस्ट, टैक्स, और लास्ट में जो डिविडेंड पे किया जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द रेजिडुअल ओनर्स। और उनको जो रिटर्न में मिलता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड, और डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता है। उसके अलावा उन्हें रिस्क बियरर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ओनर्स ऑफ द कंपनी है तो कंपनी के सारे रिस्क जो है वो यही बेयर करते हैं। उनके पास वोटिंग राइट्स होता है, द राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इक्विटी शेयर्स लाइफ टाइम के लिए इशू किए जाते हैं, इनका कैपिटल शेयर होल्डर्स को वापस नहीं लौटाया जाता। That is why they are also called as the permanent capital, the source of permanent capital of the company, and they create no charge on the assets of the company. Equity shares जब इशू किए जाते हैं तो कोई भी असेट की सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, तो ये एक ऐसी सिक्योरिटी है that creates no charge, so the assets are free of charge if the equity shares are issued. तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिन पे से आपको किसी भी पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड 1 नंबर का एमसीक्यू, इनके फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर किसी और सोर्स के साथ इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है। Come to the next type of the security that is called the preference shares. उससे रिलेटेड आपको क्या कीवर्ड्स याद रखने हैं? Capital which the company gets by the issue of preference shares is called the preference share capital. They are also the owners of the company, but they have no voting rights.
रिगार्डिंग द डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिलता है, लेकिन वो डिविडेंड उनके प्रेफरेंस शेयर्स के आगे फिक्स होता है, जिसको कहा जाता है कूपन रेट। और जो कूपन रेट लिखा होता है प्रेफरेंस शेयर के आगे, उतना ही डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि वो डिविडेंड पेमेंट भी कंपलसरी नहीं होती है, जैसे इक्विटी शेयर्स के केस में कंपलसरी नहीं होती है। और यहाँ पर दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं जिस पर अलग से आपको क्वेश्चन आता है। एंड व्हाट आर दीज टू प्रेफरेंशियल राइट्स एंजॉयड बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? दैट दे गेट द डिविडेंड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, और दूसरा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, जब कंपनी वाइंड अप होती है, तो जब रीपेमेंट ऑफ द फंड्स होती है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाया जाता है और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को लौटाया जाता है। तो ये दो प्रेफरेंशियल राइट्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे, इसीलिए इन्हें प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। उसके अलावा ये भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड आपको याद रखना है, दैट इट इज कॉल्ड द हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ द टू। तो इसमें कूपन रेट फिक्स होता है बिल्कुल उसी तरह से जैसे डिबेंचर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, और ये ओनर्स ऑफ द कंपनी कहलाते हैं लाइक द इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिकॉज दे हैव द फीचर्स ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ ओन फंड्स एंड द बोरोड फंड्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द हाइब्रिड सिक्योरिटी। तो 2 से 3 नंबर में आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड द हाइब्रिड सिक्योरिटी। तो इन कीवर्ड्स की हेल्प से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। Come to the third category, which is the very important category, that is called the retained earnings. Retained earnings को self financing भी कहते हैं, plowing back of profits भी कहते हैं, internal financing भी कहते हैं। retained earnings का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया होता है, वो सारा प्रॉफिट वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, उसी प्रॉफिट को बचा कर रखती है फॉर द फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लॉइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट्स, कि अपने ही प्रॉफिट्स में से पैसा बचाकर रखना और उससे कंपनी को फाइनेंस करना। अदर फीचर्स क्या है रिटेन अर्निंग्स के? दैट इट इज ऑल्सो अ परमानेंट एंड द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, एंड इट इज अ वेरी इंडिपेंडेंट सोर्स, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, और ये चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करने में जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, उन सबसे कंपनी बच जाती है अगर वो अपने ही पैसे का इस्तेमाल करती है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ ओन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। उनके कीवर्ड्स, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन कीवर्ड्स को आप याद रखेंगे, जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरह के आंसर्स कर सकते हैं। Now come to the next category, that is borrowed funds. Borrowed funds की कैटेगरी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स देख लीजिए, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ फास्ट फॉरवर्ड एंड स्मार्ट मोड में। सबसे पहले देखिए डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को डेट कैपिटल कहा जाता है, ये बोरोड फंड्स की कैटेगरी में आता है। इक्विटी शेयर्स ओन फंड्स की कैटेगरी में आते हैं, उसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। डिबेंचर्स डेट्स कैपिटल कहलाते हैं और बोरोड फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं और डिबेंचर्स जो है वो क्रेडिटर्स होते हैं, दे डोंट हैव द वोटिंग राइट्स। उनको जो रिटर्न मिलता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं, नॉट द डिविडेंड। इंटरेस्ट पेमेंट कंपलसरी होती है, डिविडेंड पेमेंट कंपलसरी नहीं होती है, और इनके साथ एक फिक्स कूपन रेट लगा हुआ होता है, जितना परसेंटेज लिखा होता है उतना ही परसेंट डिबेंचर होल्डर्स को मिलता है। उनको प्रॉफिट्स में कोई शेयर नहीं मिलता है, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। डिबेंचर्स आर आल्सो द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बिकॉज दे आर इशूड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, और ये लेस कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू द ओन फंड्स। उसका रीजन क्या है? एक तो फॉर्मेलिटीज थोड़ी सी कम होती हैं, और दूसरा रीजन ये होता है कि जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया जाता है उससे टैक्स कम हो जाता है, इसीलिए इनको लेस कॉस्टली माना जाता है। Then come to the keywords related to loan from banks and financial institutions. बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स और बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके नाम हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वो लोन प्रोवाइड करती हैं कंपनीज को, और उसके अलावा वो और भी डेवलपमेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द डेवलपमेंट बैंक्स। और ये बोरोड फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। इनका स्टेटस भी क्रेडिटर्स का होता है, इंटरेस्ट इसके ऊपर पे करना होता है, और इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इन इंस्टीट्यूट से लोन मिल जाता है कंपनीज को, एंड दे क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि जब लोन लिया जाता है तो कंपनी को अपने असेट्स गिरवी रखवाने पड़ते हैं,
इसीलिए ये चार्ज क्रिएट करते हैं असेट्स पे, लेकिन ये इजी सोर्स ऑफ फाइनेंस माने जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं इन ऑर्डर टू गेट द लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, तो अगर कंपनी में पब्लिक अपना पैसा जमा कराती है तो वो भी बोरोड फंड्स की कैटेगरी में आता है। ये ज्यादातर मीडियम टर्म के लिए 3 साल तक के लिए इशू किए जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है कि इसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज द रेगुलेटरी बॉडी दैट रेगुलेट्स द पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ ऑल द कंपनीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक डिपॉजिट्स में काफी हाई होता है और ये भी लेस कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस माने जाते हैं। ये जो 4 सोर्सेज है ना बच्चों, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, इनको आप लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की कैटेगरी में ही इनके एग्जांपल्स याद रखेंगे। उसके बाद जो लास्ट 2 सोर्सेज हैं वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आते हैं। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, दे आर द सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, दे आर रिलेटेड टू द कैश मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अगर किसी एक कंपनी के पास टेम्पररी पीरियड के लिए कैश की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो डायरेक्ट किसी दूसरी कंपनी से या मीडिएटर्स के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू किसी दूसरी कंपनी से थोड़े टाइम के लिए कैश बोरो कर लेती है एंड दैट टाइप ऑफ एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड द इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, जो कि आरबीआई रेगुलेट करती है। और इसमें हमने 3 तरह के इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3 months डिपॉजिट, 6 months डिपॉजिट्स एंड द कॉल डिपॉजिट्स। उसकी एक्सप्लेनेशन आप डिटेल में देख लेंगे वीडियो लेक्चर में, यहां पर आप ये कीवर्ड ध्यान रखेंगे। Last but not the least is trade credit that takes place between the 2 traders। जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं that takes place between the 2 companies। यहां पर जब एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से उधार पर सामान खरीदता है तो उसको हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिट, इसीलिए ये भी शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। 30 डेज से 90 डेज तक का क्रेडिट अलाउ किया जाता है जो अकाउंट्स पेबल की कैटेगरी में आता है। तो बच्चों फास्ट फॉरवर्ड मोड में, लेकिन सारे कीवर्ड्स और की पॉइंट्स के साथ मैंने ऑल द 9 सोर्सेज दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ओन फंड्स एंड बोरोड फंड वो आपके साथ रिवाइज कर लिए हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो आप वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। Now the last topic is the comparison between the own funds and the borrowed funds। उसके लिए मैं आपके साथ कंपैरेटिव चार्ट शेयर कर रही हूं। दोनों कैटेगरीज ऑफ फंड्स को मैं बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं। इस कंपैरेटिव चार्ट को आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, देन योर रिवीजन इज गोइंग टू बी कंप्लीट। सो आई होप आई हैव डिस्कस्ड विद यू ईच एंड एवरी पॉइंट about each and every source of finance, their comparison and the types of questions that can be put up from these topics and this chapter. So with this, I end up the revision of chapter 7, sources of business finance. See you next time with the revision of chapter 8. Till then, goodbye, stay healthy and connect.